तो वेलकम बैक बच्चों, हम आ चुके हैं दोबारा से डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया था डिमांड दो तरीके की होती है, इंडिविजुअल भी हम स्टडी करते हैं और हम ग्रुप में यानी कि एग्रीगेट भी हम स्टडी करते हैं, मार्केट डिमांड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे कि किन किन चीज़ों से डिमांड पर हमारी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, चलिए आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए इंडिविजुअल डिमांड की रेडी हो जाइए। तो बच्चों आज हम कुछ ये देखो 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं पहले से, हम इन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिमांड फंक्शन, फिर लॉ ऑफ डिमांड, फिर डिमांड शेड्यूल और फिर डिमांड कर्व। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे और टिक करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं किस चीज़ को, डिमांड फंक्शन को। किसको उठा लेते हैं हम, डिमांड फंक्शन को। चलिए भाई अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। पहला पॉइंट आ गया हमारा डिमांड फंक्शन। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको फंक्शन के बारे में पता है, फंक्शन क्या होता है? ठीक है, देखो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। बात करते हैं फंक्शन। मैथ्स वाले बच्चों ने फंक्शन बहुत बार सुना होगा, लीनियर फंक्शन सुना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन सुना है हमने मैथ्स में। ठीक है, देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशन को, फंक्शनल का मतलब क्या है, फंक्शनल का मतलब है किसी दूसरे पर जब डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि किसी एक की वजह से किसी दूसरे की वैल्यू पर इफेक्ट आ रहा है, आउटपुट पर इफेक्ट आ रहा है, कुछ भी ऐसा इफेक्ट आ रहा है तो हम उसको फंक्शनल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है जी जैसे फंक्शनल रिलेशन हमारा बॉडी का हमारे खाने के साथ होता है ना, हम कुछ खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, हम कुछ काम कर पाएंगे। आई बात समझ में? अब डिपेंड करता है क्या खाते हैं और कितनी एनर्जी मिलती है, होता है ना फंक्शनल रिलेशन। चलिए दो वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशन को लिखने का, शो करने का जो तरीका होता है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो अब ठीक है भाई, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन लिखने को हम फंक्शन बोलते हैं। हाँ, तो फंक्शन क्या होता है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें पढ़ना है डिमांड, हमें पढ़ना है डिमांड। चलिए तो देखो डिमांड का जो रिलेशन है डिमांड का जो रिलेशन है किसके साथ है, मैंने आपको लास्ट क्लास में 5 डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे बेटा। अगर आपको 5 डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो देखिए और उनको डिटर्मिनेंट्स को पढ़िए, उनका रिलेशन एक बार पढ़कर तब इस वीडियो को देखना दोबारा से शुरू करेंगे हम। ठीक है सबसे पहला था PX यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स, फिर था हमारा PR यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर था हमारा Y यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर था हमारा T यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और फिर था हमारा F यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है जी, देखो इन सभी चीज़ों से, इन सभी डिटर्मिनेंट से हमारी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। इनके चेंज होने की वजह से या तो डिमांड बढ़ती है या तो डिमांड घटती है, सिंपल है। तो इनके फंक्शनल रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, इनके फंक्शनल रिलेशन को हम बोल देते हैं डिमांड फंक्शन। क्या बोल देते हैं, डिमांड फंक्शन। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो डिमांड फंक्शन को लिखते कैसे हैं, डिमांड फंक्शन लिखते हैं। हाँ देखो डिमांड बताया था क्या होता है, किसी वस्तु की क्वांटिटी होती है जिसको एक व्यक्ति खरीदना चाहता है और खरीदने के लायक होता है। तो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, फंक्शनल रिलेशनशिप विद, किसके साथ है फंक्शनल रिलेशनशिप, डिटर्मिनेंट्स कितने हैं हमारे पास, पहला PX, दूसरा PR, तीसरा Y, चौथा T और पांचवा F। ये हो गया हमारा डिमांड फंक्शन। आई बात समझ में? तो डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। आई बात समझ में? इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप, ये F जो है, ये F, ये वाला देखो मैं मार्क कर देता हूँ इसको, ये वाला F जो दिखाता है ये दिखाता है फंक्शनल रिलेशन को। किसको, फंक्शनल रिलेशन को। आई बात समझ में? समझ में आया? जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लिए, मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो गया, वीडियो पॉज करके अब आगे चलते हैं। चलिए ठीक, हमें समझ में आ गया डिमांड फंक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें डिमांड फंक्शन क्या होता है। आगे चले, चलिए
इसको हम टिक कर देते हैं कि ये वाला फंक्शन हमने बता दिया, ये हमने कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड की जरा समझेंगे। लॉ का मतलब होता है नियम, मांग का नियम बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं? मांग का नियम। अब मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम समझना क्या कहता है, देखो इसको ना मैं इसके साथ पढ़ाता हूं तुम्हें, डिमांड शेड्यूल के साथ हम मांग का नियम समझेंगे, ठीक है? देखना, अब मैं कुछ एक टेबल बना देता हूं फटाफट से, या एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। हमारे मिस्टर एक्स बेचारे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर एक्स हमारे, क्या कह रहे हो सर, ये किसी का एक्स है इसलिए धोखा नहीं देता? इसको पता है कि जब कोई इंसान धोखा देता है तो कैसा फील होता है। किसी को धोखा नहीं देना भाई। और धोखा क्या, पढ़ाई में ध्यान दो। क्या धोखे की बात सुन रहे हो? हैं, करवाओ तुमसे फालतू बातें। चलो, धोखा चाहिए इनको, चलो पढ़ो जरा, ठीक है? हाँ, तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं। अब जरा इसको ध्यान से समझना, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने पिछली वीडियो में दिया था, थोड़ा सा चेंज करेंगे एग्जांपल में। कैसे एग्जांपल में चेंज करेंगे, देखना। मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स की इनकम है 100 रुपये और इन्हें 100 रुपये खर्च करने हैं किसी गुड एक्स पर, जिसका प्राइस है 10 रुपये, पी एक्स प्राइस एक्स। तो उसकी क्वांटिटी वो परचेज कर पाएंगे 10, ठीक है? लेकिन हमने बताया था कि वो जब दुकान पर गए, जब वो शॉप पर गए, तो उन्हें पता चला जो प्राइस चेंज होकर वो कितने रुपए का हो चुका, 12 रुपये का हो चुका प्राइस, हाँ या ना? तो अब वो, वैसे तो वो सिर्फ और सिर्फ कितनी क्वांटिटी खरीद सकते थे, सिर्फ और सिर्फ कितनी क्वांटिटी खरीद सकते थे, 8 क्वांटिटी खरीद सकते थे, 8 यूनिट, हाँ या ना? लेकिन क्या हुआ, मिस्टर एक्स के साथ ना एक बड़ी मस्त चीज हुई कि उनके दुकान से, जहां से वो सामान खरीद रहे थे, साइड से मिस्टर वाई गुजर रहे थे। तो मिस्टर एक्स ने बोला, अरे यार सुन इधर आ। तो मिस्टर वाई ने बोला, हाँ भाई क्या बात हो गई? तो उन्होंने बोला कि सर, कि बेटा भाई मेरे को ना 20 रुपये उधार दे दे। क्या दे दे? 20 रुपये उधार दे दे, यारी दोस्ती में चलता है। तो अब 20 रुपये उधार दे दिए। अब इनकम चेंज होकर कितनी हो चुकी है, 120। कितनी हो चुकी है, 120। समझ रहे हो बात को? ध्यान से समझना। पहला केस क्या है, पहला केस है हमारा कि प्राइस चेंज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड चेंज होनी चाहिए, डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ भाई, प्राइस तो अभी भी चेंज हुआ था। प्राइस कितना था, 10, बढ़कर कितना चेंज होकर कितना हो गया, 12। क्वांटिटी कितनी परचेज कर सकते थे, 10 यूनिट्स। लेकिन जब हमें 20 रुपये और मिल गए, अब भी हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 10 यूनिट्स। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? समझना जरा बात को। अब इसको अगर मैं साइड कर दूं, इसको अगर मैं साइड कर दूं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को हटा देते हैं यहां से। समझना जरा बात को, इसको ध्यान को, ठीक है? यहां तक समझ में आया? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को साइड कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था और हमने पढ़ा भी था, पहला डिटर्मिनेंट पढ़ा था, याद करो, प्राइस ऑफ गिवन गुड। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, प्राइस ऑफ गिवन गुड में, कि जो सर प्राइस ऑफ गिवन गुड है ना, वो उसका रिलेशन कैसा होता है डिमांड के साथ, कि अगर प्राइस एक्स चेंज होता है, मतलब प्राइस एक्स बढ़ता है, तो जो क्वांटिटी एक्स है वो घटनी चाहिए, और प्राइस एक्स घटता है तो क्वांटिटी एक्स बढ़नी चाहिए। लेकिन सर ऐसा तो नहीं हुआ, प्राइस तो चेंज हुआ है, प्राइस तो चेंज हुआ है। प्राइस देखेंगे चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ या ना? प्राइस चेंज हुआ है ना, ठीक है, प्राइस चेंज हुआ है। लेकिन सर डिमांड तो हमारी चेंज नहीं हुई ना, डिमांड तो हमारी चेंज नहीं हुई। ऐसा क्यों सर? जब प्राइस क्या कहते हैं बढ़ा है तो डिमांड तो घटनी चाहिए। लेकिन सर आपने तो बताया था ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों नहीं? चलिए इसी से समझेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं फटाफट से, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताता हूँ तुम्हें फटाफट, ठीक? ये चीज़ समझ में आई? देखो जब हम डिमांड को हम अलग अलग प्राइस पर, किस पर, अलग अलग प्राइस पर, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स है और क्वांटिटी एक्स है, प्राइस 10, 20, 30 और 40, इस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है, तो हमें पता है क्वांटिटी घटती है। जैसे कि मान लीजिए 200, 180, 160 और 150 हो रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी घट रही है। इसी को, प्राइस को, अगर एक किसी एक वस्तु की अलग अलग प्राइस पर हमें अलग अलग क्वांटिटी दे दी जाती है, कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु किसी प्राइस पर कितना कितना क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, बिक रहा है, कितना कितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो उसी को हम बोल देते हैं प्राइस शेड्यूल। क्या बोल देते हैं? प्राइस और डिमांड शेड्यूल। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? इसी को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं।
ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको डिमांड शेड्यूल मुझे पता चल गया। लेकिन सर आपने तो अभी अभी इसको गलत साबित कर दिया, डिमांड शेड्यूल को। कैसे? यहाँ पर गलत साबित कर दिया ना, तो चलिए इसको समझते हैं। अभी अभी डिमांड फंक्शन पढ़ा था, मैं फटाफट से डिमांड फंक्शन लिख देता हूँ। डी एक्स या क्वांटिटी एक्स बात एक ही है, ठीक, समझ में आया? अब समझना, देखो इसमें ना हमारी एक अजम्पशन है, हमारी एक अजम्पशन है, और अजम्पशन ये है कि ऑल फैक्टर या डिटर्मिनेंट्स विल बी कांस्टेंट अदर देन प्राइस। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो ये रिलेशन प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, सॉरी नेगेटिव नहीं, इनवर्स रिलेशन, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घट रही है, ये इनवर्स रिलेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम नहीं हमेशा ही, सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब फंक्शन सिर्फ दो ही चीजों के बीच में हो रहा हो, प्राइस और डिमांड, बाकी सारे क्या हो? कांस्टेंट। देखो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर मैं बार लगा देता हूं, आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी के ऊपर बार लगा दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा? वो किसको शो करेगा? कांस्टेंट को शो करेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक हमें समझ में आया। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड, बट कीपिंग other factor constant rather than price। it means प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसी को? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड states that there is a inverse relation between the price and the quantity of good that we want to purchase, which is it shows the negative relation between the price and the demand, quantity demanded, keeping other factor constant। आई बात समझ में? चलिए, हो जाता है कभी कभी बोलते हुए ना बेटा। चलिए, तो यहां तक समझ में आया हमको। आगे बात करते हैं डिमांड कर्व की, डिमांड कर्व की। लॉ ऑफ डिमांड को तो हमने ओके कर दिया भाई, लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर दिया? ओके। समझ में आ गया ना बेटा? बात करते हैं डिमांड कर्व। देखो डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है, कर्व तो हमें पता है, कर्व, अरे कर्व के तो तुम बादशाह हो चुके हो भाई, अब कर्व आते तो पता चल जाता है। कैसे? सर जी आपने फर्स्ट चैप्टर के उसमें वीडियो में ही बता दिया था कि कर्व का मतलब क्या है। जब कर्व आ जाएगा, कर्व का मतलब होगा ग्राफ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस चीज की भाई? किस चीज की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी? ऑब्वियसली भाई डिमांड के बीच में किसका रिलेशन था? अभी अभी बताया था, प्राइस और क्वांटिटी का। हाँ, 10, 20, 30, 40 मान लीजिए ये है, और ये किस तरीके से हो रहा है? 1000 और 800, 700, 500। कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसी को ग्राफ पर शो कर दूंगा, अगर मैं इसको ग्राफ पर शो कर दूंगा तो वो हमारी डिमांड बन जाएगी, वो हमारी डिमांड कर्व बन जाएगी। देखिए जरा कैसे। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम कर्व बना रहे होंगे ना, हमें हमेशा सेंटर और एक्सिस लिख कर आने, बच्चे भूल जाते हैं जल्दबाजी में और नंबर कट जाते हैं। चलिए देखिए, ये हो गई हमारी डिमांड कर्व, ये हो गई हमारी डिमांड कर्व। देखना जरा आप बात को। ठीक है, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, और ये हो गया हमारा P1 और ये हो गया हमारा Q1। ज़रा देखना, जब P से P1 की तरफ शिफ्ट हुआ, P से P1 की तरफ शिफ्ट हुआ प्राइस, तो डिमांड क्या हो गई? Q से Q1 की तरफ आ गई। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी। आई बात समझ में? दूसरा रिलेशन, अगर ये P1 से वापस P की तरफ शिफ्ट हुआ तो Q1 से वापस Q, यानी कि अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी। आई बात समझ में?
इसी को हमने, इसी कर्व को, इसी जो शेड्यूल है जो हमने बनाया था बेटा, उसी को हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, उसको हमने नाम दिया डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है जी। देखो आपके बुक में ना डिमांड कर्व कुछ इस तरीके की दे रखी होगी, कुछ इस तरीके की डिमांड कर्व दे रखी होगी। ठीक है जी, ये भी वही रिलेशन शो करती है, हाँ या ना, बट हम इस तरीके की नहीं बनाएंगे। ठीक है, बुक वाली भी ठीक है, बुक वालों ने नंबर्स के साथ दे रखी है बेटा, अभी आपका नंबर्स के साथ पढ़ने का जो टाइम है वो अभी थोड़ा सा है। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन में आओगे, फर्स्ट ईयर में आओगे आप, तो डिमांड के बारे में अलग अलग, जैसे अलग अलग तरीके की डिमांड पढ़ेंगे, क्रॉस डिमांड पढ़ेंगे, किंक डिमांड पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके की डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये है हमारी डिमांड कर्व। आई बात समझ में? तो बेसिकली बेटा आपके चारों के चारों हमारे जो हैं पॉइंट कवर हो गए हैं, हाँ या ना? हो गए हैं ना चारों के चारों? फंक्शन भी हो गया, शेड्यूल हो गया, लो ऑफ डिमांड हो गया, डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट डिमांड के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। तब तक के लिए अपना डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को पक्का कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, बुक से रिवाइज कर लेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है वो चीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देंगे फटाफट से कि मेरे को सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा समझा दो, मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, विश यू लक, बाय बाय, जय शिव शंभू।